हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे मन में दो तरह के विचार उठते हैं और यही विचार हमें जीना सिखाते हैं। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होती है निगेटिव थिंकिंग। हिंदी में कहेंगे तो सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहेगी दोस्तों? वो कहेगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपका मन करे, जो आपका लक्ष्य है उसे आप पा सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। और निगेटिव थिंकिंग क्या कहेगी आपसे कि यार थोड़ा सा आराम कर लें, फिर कर लेंगे, थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर कर लेंगे। ये सबके साथ होता है दोस्तों। लेकिन हमने अगर निगेटिव थिंकिंग के संग ही चलते रहना है तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव बना रहना है कि हम इसे कर सकते हैं, तभी हम कोई लक्ष्य को पा सकते हैं। जिस चीज़ में हमारा मन है हम उसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के संग चलना है या निगेटिव थिंकिंग के संग चलना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट पॉलिटी। और कंप्लीट पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था शाही उपाधि अधिनियम चल रहा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा राजपाट किसे दे दिया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब दिया था सारा अपना राजपाट, तो उस टाइम पे जो अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया रानी थी उसे साम्राज्ञी घोषित नहीं किया गया था। साम्राज्ञी मतलब सम्राट, ये घोषित नहीं किया गया था। और इसके लिए हुए थे, उसे सम्राट या साम्राज्ञी घोषित करने के लिए 3 शाही उपाधि अधिनियम हुए थे और बहुत ही बड़ी पार्टियां हुई थी। और जहां वहां पार्टियां हो रही थी और भारत और बंगाल में अकाल पड़ रहा था और लाखों लोग भूख से मर रहे थे। तो देखते हैं हम कि क्या है इसके बारे में। थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज का पढ़ेंगे। तो शाही उपाधि अधिनियम पढ़ा था हमने 1876 में, जो कल पढ़ा था हमने दोस्तों, जिसमें 3 अधिनियम शुरू हुए थे शाही उपाधि। कितने शाही दरबार लगे थे? 3 शाही दरबार लगे थे। जब शाही उपाधि अधिनियम चल रहा था तब 3 दरबार लगे थे, शाही दरबार लगे थे। पार्टियां हो रही थी खूब बड़ी और गरीब लोगों को जिन्हें ज़रूरत है खाने की उन्हें नहीं मिल रहा था और वहाँ शाही क्या चल रहे थे? दरबार चल रहे थे। देखिए आप, तो पहला कब हुआ था? 1877 में हुआ था। लॉर्ड लिटन उस टाइम पे वायसराय था। दूसरा हुआ था 1903 में, 1903 में, और इस समय गवर्नर वायसराय कौन था? कर्जन था। और तीसरा हुआ था 1911 में, 1911 में, और लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही होता है मगर उनके नाम चेंज हो गए हैं बस। तो दोस्तों, अब आपको पता चला ना कि पहले में लॉर्ड लिटन था, दूसरे शाही दरबार में कर्जन था और तीसरे शाही दरबार में लॉर्ड हार्डिंग था। अब जो 2 ये शाही दरबार लगे थे और इसमें सबसे पहले किसको शाही उपाधि दी गई थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया को। और दूसरे शाही दरबार में एडवर्ड सप्तम को दी गई थी। लेकिन ये नहीं आए थे ब्रिटेन से, ये यहाँ नहीं आए थे भारत में। इनका सिर्फ मैसेज पढ़ा गया था। जब शाही दरबार लगा था तो सिर्फ इनका मैसेज पढ़ा गया था, ये नहीं आए थे। तीसरे दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। ब्रिटेन का ताज आया था। ब्रिटेन का ताज कौन है? जॉर्ज पंचम और मैरी, ये आए थे भारत 1911 में। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय क्या थे? वायसराय थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा शाही दरबार था या शाही उपाधि अधिनियम था जिस समय ब्रिटेन का ताज भारत आया। तो आप क्या बोलेंगे? 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे ब्रिटेन से। अब इन सब के बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पिछली क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे
शाही दरबार लगे थे और कैसे वहाँ गरीब लोग भूखे मर रहे थे। तो यह बहुत सोचने की बात है। तो किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था? पहले जो लाखों लोग भूख से मर रहे थे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो दोस्तों, अब है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अब 1892 में भारत परिषद अधिनियम शुरू हुआ शाही उपाधि अधिनियम के बाद, और इसमें 1885 में अब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। A.O. ह्यूम करेगा किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना करेगा। डफरिन इनके समय रहेगा। किसके? डफरिन रहेगा। क्या रहेगा डफरिन? वायसराय के रूप में रहेगा डफरिन। कांग्रेस जो है ब्रिटेन की गतिविधियों को सुधारने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस क्या करेगी? जो भी ब्रिटिश गलत कार्य कर रहे हैं, जिनसे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके बारे में अब वो कुछ सुधारना चाहेगी कांग्रेस। और कांग्रेस जो है ब्रिटेन की गतिविधियों को सुधारने की कोशिश करेगी, अपनी मांगों को जनता के सामने रखेगी, मतलब जनता को भी अपनी तरफ करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमसे मिलकर रहे, जिससे हम अपनी मांगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचा पाएँ और उनमें कुछ सुधार हो। अपनी मांगों को जनता के सामने रखेगी। समाचार पत्रों में भी ये सब मांगें दिखाई देंगे और कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में भी बताया जाएगा। किसमें? समाचार पत्रों में। अब गवर्नर की कार्यकारी परिषद, अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इनके बारे में जो भी टॉपिक हैं वो आपको मैं समझा रही हूँ। तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद जो है वैसे ही रहेगी। इसमें 6 सदस्य ही रहेंगे। 6 सदस्य थे, 6 सदस्य ही रहेंगे। केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी समझे आप, जो सरकारी नहीं है, उनमें उनकी संख्या कितनी कर दी जाएगी? बढ़ाकर, या तो कम से कम 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 16 कर दी जाएगी। भारत में 4 निकाय कार्य कर रही थी उस टाइम पे। अब आपको बताती हूँ। गवर्नर की कार्यकारी परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, भारत सचिवालय जो ब्रिटेन में है, और प्रांतीय विधान परिषद। अच्छा, गवर्नर की कार्यकारी परिषद जो 1773 में शुरू हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था उस टाइम पे, याद है आपको। फिर केंद्रीय विधान परिषद 1853। इस समय क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है। फिर भारत सचिवालय जो ब्रिटेन में है, और प्रांतीय विधान परिषद 1861 में। तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में तो कोई भारतीय नहीं होगा। केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय रखे जाएंगे जो गैर सरकारी हों। ठीक है। फिर प्रांतीय विधान परिषद में भी भारतीय बढ़ाए जाएंगे। अब इसमें भी रखे जाएंगे भारतीय। अब भारतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्वाचन व्यवस्था का भी प्रारंभ किया जाएगा। अब उनके लिए भी निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। कौन? किन के लिए? गैर सरकारी सदस्यों के लिए। किस में? भारतीय परिषदों में। बजट व लोकहित मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी इन्हें मिलेगा। अब कांग्रेस भी आ गई है तो वो तो कुछ कार्य तो करेगी जिसमें भारतीयों को फायदा हो। तो इस कारण अब बजट व लोकहित मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा, लेकिन 6 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब बजट पर या लोगों के लिए जो भी हमने लाभ लेने हैं, फ़ायदे लेने हैं, या जो भी प्रजा के लिए अपने हमने देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या करेंगे? अब प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। लेकिन क्या करेंगे? पहले 6 दिन पहले ही उन प्रश्नों का पूरा ब्यौरा देना होगा वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी। पूरक प्रश्न मतलब जैसे आपसे पूछ रही हूँ मैं कि आप कैसे हो, फिर आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि मैम हम ठीक हैं, फिर आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो बस वही पूरक प्रश्न हो गया।
जब आप पलट कर फिर से क्वेश्चन पूछेंगे तो वही पूरक प्रश्न हो गया। मतलब अब पूरक प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार नहीं है, पूरक प्रश्न पूछने की उन्हें अनुमति नहीं है। बजट पर मतदान देने की भी शक्ति नहीं दी गई। बजट पर अब मतदान भी नहीं देंगे वो अभी। मतलब अब धीरे धीरे उनके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश की सरकार है तो भारतीयों को अपनी जगह बनाने में समय लगेगा, और जब ब्रिटिश उनको उनकी सारे लाभ नहीं देंगे तभी यह आंदोलन का रूप ले लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत परिषद अधिनियम 1909 या मोर्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मोर्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या पढ़ेंगे कि भारत में वायसराय रिपोर्ट देता है। क्या देता है? भारत में जो वायसराय रिपोर्ट देता था। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ऊंचे पद पर कौन होता है। सबसे ऊंचे पद पर होता है राजा या रानी, या मतलब उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्राउन। अब जो क्राउन है वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे कौन होता है? सचिव होता है। कौन होता है? सचिव होता है। फिर उससे नीचे कौन होती है? उससे नीचे होता है वायसराय। वायसराय होता है। तो मतलब अब क्या करेगा? जो वायसराय होगा वो रिपोर्ट देगा किसे? भारत परिषद को, इंडियन काउंसिल को वो रिपोर्ट देगा। और इंडियन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सचिव होता है। और भारत सचिव जो है वो रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। देखिए, भारत में वायसराय रिपोर्ट देता है किसको? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल को, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत सचिव। और भारत सचिव किसको रिपोर्ट देता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देता है। तो इसमें जो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसमें मोर्ले कौन है? ये सचिव है, सचिव के पद पर है, मतलब सचिव का पद थोड़ा बड़ा है। और जो वायसराय का पद है वो थोड़ा छोटा है। तो भारत सचिव का बड़ा पद है तो वो मोर्ले हो गए, तो मोर्ले। और वायसराय का पद छोटा है तो उसे मिंटो। इसलिए क्या कहा गया? मोर्ले का नाम पहले आ गया और मिंटो का नाम बाद में, इसलिए क्या कह दिया? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है 1919 में। एक मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें भी यही है। मॉन्टेग्यू जो है वो सचिव के पद पर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा पद है। और चेम्सफोर्ड जो है वो छोटा पद है, इसलिए वो वायसराय का पद है। इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला है। मतलब मॉन्टेग्यू है भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड है वायसराय। अब आप समझे? पहले आपने सिर्फ नाम पढ़े होंगे इनके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोर्ले मिंटो, ये क्यों रखा गया। तो अब आपको पता चला कि जो वायसराय है वो थोड़ा छोटा पद है। फिर उससे बड़ा क्या आ गया? भारत परिषद अधिनियम में सचिव अध्यक्ष होता है, वो आ गया। सचिव से ऊपर कौन आ गया? क्राउन आ गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो क्राउन होता है वो ऊंचा पद होता है। सबसे पद नीचे वायसराय, फिर सचिव, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसमें भी किसको दिया जाएगा? क्राउन को सारी रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है। अब जिस समिति की सिफारिश पर मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया है वो कौन सी समिति है? वो है दोस्तों जॉर्ज अरुंडेल समिति। कौन सी समिति है? जॉर्ज अरुंडेल समिति। अच्छा, ये कौन सी मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया क्यों? अब ये भी आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें 1905 का बंगाल विभाजन हुआ और होम रूल मांग की शुरुआत हो गई थी। एक तो बंगाल विभाजन और होम रूल मांग की शुरुआत हो गई थी, इसलिए ये मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया है। तो सारे मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, ये आपको रीडिंग करने हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये समझाए हैं और ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है।
ये मैंने बता दिया कि भारत में 4 निकाय कार्य कर रही थी उस टाइम पे। किस समय? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसमें कौन कौन आती हैं? गवर्नर की कार्यकारी परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, भारत सचिवालय और प्रांतीय विधान परिषद। फिर ये सारे मैंने टॉपिक बता दिए हैं आपको कि भारतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए अब निर्वाचन व्यवस्था भी शुरू हो गई है और इन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। अभी भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है लेकिन बजट व लोकहित मामलों में भी इन्हें 6 दिन पहले ही अपना सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो मतलब वो 6 दिन पहले ही दे देंगे। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे आप अगर अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको हिस्ट्री पॉलिटी ऐसी लगेगी कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं है कि बोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वो पढ़ते नहीं हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अपनी क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके कुछ पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए एक टीचर को कितना मोटिवेशन मिलेगा। जिन्हें ज़रूरत होगी वहाँ तक ये शिक्षा पहुँच जाएगी। तो आप देखिए कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं। जिन्हें ज़रूरत होगी वहाँ तक ये क्लास पहुँच जाएगी। आपका कुछ पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, आपका सिर्फ नेट खर्च हो रहा है और नेट भी ज़्यादा थोड़ा ही होता है शेयर करने में खर्च नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आप शेयर कर देंगे, जिन्हें ज़रूरत होगी अगर आप उन्हें शेयर कर देंगे और अगर वो उस तरीके से पढ़ लेंगे तो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा। और वो आपको क्या देंगे? दुआ देंगे कि हमें ये आपने भेजा, ये वीडियो भेजा, हमें समझ में आ गया और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तो वो कितना खुश होंगे। तो दोस्तों, ये सब करना बहुत अच्छा है। एक तरह से एक दूसरे का सहयोग करना है और ऐसे ही दुनिया चलती है। तो हमें ब्रिटिशर्स की तरह नहीं बनना है कि जो सिर्फ अपना अपना सोचती है। हमें सबको लेकर साथ लेकर चलना है सबको। और सबके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि अगर हम भी कुछ सीख रहे हैं तो हम दूसरे को भी सिखाएं। मैं भी तो आपको पढ़ा रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सुने, समझें और जितना मेरे से प्रयास हो सके मैं उनके लिए कर सकूँ। अगर आप भी ऐसी ही भावना लेकर चलेंगे तो दोस्तों बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और आपका एक तरह से क्या होगा, वाहवाही भी होगी आपकी एक तरह से कि आपने मुझे वीडियो भेजा और आपकी वजह से मैंने ये सीख लिया, पढ़ लिया, इस टीचर के द्वारा मेरे को कुछ समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे अपने स्टूडेंट हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन्हें मेरी ये कर्तव्य है कि मैं अपने स्टूडेंट को समझा सकूं कि हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे तो ही हमारा भारत कुछ विकसित हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।